हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरिट परिवार। मैं हूं मोनिका पाल और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं दो सब्जेक्ट जो कि है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये दोनों ही जो सब्जेक्ट है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ग्रुप में पढ़ाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा नंबर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, नंबर सिस्टम कन्वर्जन पढ़ा और साथ साथ इसमें हमें पढ़ना है बूलियन अलजेब्रा के रूल्स। दूसरा सब्जेक्ट जो है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ग्रुप में पढ़ाया जाता है। इसमें भी ये यूनिट 1 के अंतर्गत आता है। तो यूनिट 1 में भी हमें नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, साथ साथ नंबर सिस्टम कन्वर्जन के क्वेश्चन देखने हैं और इसमें हमें पढ़ना है बूलियन अलजेब्रा रूल्स के बारे में। तो ये बूलियन अलजेब्रा क्या होती है और बूलियन अलजेब्रा का यूज कहाँ किया जाता है? देखिए, नाम से पता चल रहा है अलजेब्रा। अलजेब्रा जो आपने देखना मैथमेटिक्स में भी आपने एक बुक पढ़ी होगी, यानी मैथमेटिक्स का एक भाग है अलजेब्रा, जिसे हम बीजगणित के नाम से जानते हैं। ये अलजेब्रा जो है आपने देखा होगा, डिफरेंट जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आप मैथमेटिक्स में इसका यूज करते हैं। तो आपने मैथमेटिकल अलजेब्रा के बारे में सुना होगा। यहाँ हम बात करने वाले हैं बूलियन अलजेब्रा के बारे में। देखिए, जो हमारे जब हम लॉजिक गेट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे तब आपको बताएंगे कि हम डिफरेंट जो फंक्शन होता है उसको लॉजिक फंक्शन के रूप में लिखते हैं। यानी वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल्स यानी इनपुट वेरिएबल जो होंगे जिनको हम ए बी सी डी ई या एक्स वाई जेड लेट करते हैं। आउटपुट जो होता है इनपुट से संबंध रखता है कुछ ना कुछ, यानी आउटपुट और इनपुट के संबंध को आप एक एक्सप्रेशन के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसे आप कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन। तो बूलियन व्यंजक क्या होता है? बूलियन व्यंजक या बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब है कि जब हम इनपुट और आउटपुट के संबंध को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं, एक समीकरण या इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, देन दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इज नोन एज बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे मैं लिख रही हूं, मान लीजिए y इज इक्वल्स टू a प्लस बी। तो आप जानते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कि प्लस जो होता है किसको दिखाता है? और ऑपरेशन से संबंधित है। ठीक है, इसी तरह से डॉट एंड ऑपरेशन को दिखाता है, बार नोट ऑपरेशन को दिखाता है। तो डिफरेंट लॉजिक ऑपरेशंस जो हमारे होते हैं, जैसे कि एंडिंग, ऑरिंग, इन्वर्जन, है ना, एक्सोरिंग, एक्सनोरिंग, नैंडिंग, नॉरिंग, डिफरेंट हमारे लॉजिक ऑपरेशंस हो सकते हैं। इन लॉजिक ऑपरेशन से हम क्या दिखाते हैं? इनपुट और आउटपुट का संबंध दिखाते हैं। यानी आउटपुट वेरिएबल जो है, आउटपुट जो हमारा आएगा y, वो किस तरीके से इनपुट वेरिएबल से संबंधित है। यानी इनपुट और आउटपुट के संबंध को व्यक्त करने के लिए हम एक समीकरण का यूज करते हैं, इक्वेशन का यूज करते हैं, जो कि बूलियन एक्सप्रेशन के नाम से जानी जाती है। ये बूलियन एक्सप्रेशन जो हमारे हो सकते हैं, ये दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? या तो बूलियन एक्सप्रेशन आपका एसओपी में होगा या पीओएस में होगा। तो एसओपी का क्या मतलब है? एसओपी का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट। और पीओएस का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ सम। यानी एक्सप्रेशन को आप कई रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या तो एसओपी फॉर्म में कर सकते हैं या पीओएस में। एसओपी का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी डिफरेंट प्रोडक्ट टर्म्स होंगी और उन प्रोडक्ट टर्म्स का आप क्या करते हैं? सम करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो देख रहे हैं वो है पीओएस मेथड, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम। यानी टर्म्स जो होंगी वो सम के रूप में होंगी और आप उनका क्या करते हैं? प्रोडक्ट। इसको आप यहां से समझ सकते हैं। एसओपी में हम इस तरीके से लिखते हैं एक्सप्रेशन को, जैसे मैंने लिखा ए बी प्लस सी डी का बार। तो आप यहां देख रहे हैं एक टर्म हमारी ये हो गई, ये हमारी हो गई टर्म 1 और ये हो गई टर्म 2। तो आप देख रहे हैं ये क्या है? प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट। दोनों ही क्या है? प्रोडक्ट। टर्म 1 भी प्रोडक्ट है। टर्म 1 किसका प्रोडक्ट है? ए और बी का प्रोडक्ट, ए डॉट बी है। और ये टर्म 2 जो है ये प्रोडक्ट है किसका? सी और डी बार का। इन प्रोडक्ट टर्म्स का हमने क्या किया है? सम किया है। तो इसलिए इस फॉर्म को हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? दूसरा हो जाएगा पीओएस।
इसको ठीक इसके अपोजिट लिख देते हैं। जैसे हमारा टर्म हो गया a प्लस बी डॉट c प्लस डी का बार। तो आप यहां देख रहे हैं ये टर्म 1 हो गई, ये टर्म 2 हो गई, ये क्या है सम, और ये भी क्या है सम। यानी दो टर्म्स हैं जो सम के रूप में व्यक्त की गई हैं, a और b का सम, c और d बार का सम, और इनका क्या किया है प्रोडक्ट। ठीक, तो ये क्या बन गया प्रोडक्ट ऑफ सम। तो हम व्यंजक को किसी भी एक्सप्रेशन को या तो एसओपी या पीओएस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। तो हमारे बहुत सारे बूलियन अलजेब्रा से संबंधित नियम होते हैं। अब अभी भी क्वेश्चन दिमाग में ये उठ रहा होगा आप लोगों के कि बूलियन अलजेब्रा क्या है, बूलियन अलजेब्रा का क्या यूज है। देखिए बूलियन अलजेब्रा जो होती है इसका यूज इन बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए किया जाता है। बूलियन एक्सप्रेशन जितना लेंदी होगा, जितना बड़ा होगा, उतना ही उससे जो आप सर्किट बनाएंगे वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। मान लीजिए जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, जिस एक्सप्रेशन में जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसमें उतने ही ज्यादा क्या लगेंगे लॉजिक गेट्स लगेंगे, और जितने ज्यादा लॉजिक गेट्स लगेंगे उतने नंबर ऑफ कनेक्शंस भी होंगे। तो नंबर ऑफ कनेक्शंस बढ़ने से, नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स बढ़ने से क्या होता है, तो सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, प्लस सर्किट का जो साइज है वो भी बढ़ जाता है, सर्किट का वेट भी बढ़ जाता है। तो हम चाहते हैं कि सर्किट जो हो वो सिंपल से सिंपल हो, सरल हो, क्योंकि अगर सिंपल होगा बहुत सारे बेनिफिट होंगे। क्या क्या बेनिफिट होंगे, एक तो हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, भाई हमें लॉजिक गेट कम लगाने पड़ेंगे, कॉस्ट रिडक्शन हो गया, साइज कम हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, जटिल कम हो जाएगा सर्किट हमारा। दूसरी बात, नंबर ऑफ कनेक्शंस हमारे कम हो जाएंगे। जहां नंबर ऑफ कनेक्शंस कम हो जाते हैं वहां फॉल्ट को चेक करना और डिटेक्ट करना, यानी दोष को खोजना और दोष को दूर करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इन सभी कारणों से हम चाहते हैं कि बूलियन एक्सप्रेशन जो हो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, यानी उसका सरलीकृत रूप हमें मिल जाए किसी तरीके से। तो किसी बूलियन व्यंजक को सरलीकृत करने के लिए, यानी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इन बूलियन अलजेब्रा रूल्स का यूज करते हैं। तो बूलियन अलजेब्रा के जो रूल्स हैं काफी हद तक हमारे सिंपल अलजेब्रा रूल से भी मिलते जुलते हैं, प्लस इसमें कुछ हमारे एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन तथा नॉट ऑपरेशन से संबंधित भी कुछ नियम है, वो भी हम देखेंगे। क्लियर। तो देख लेते हैं बूलियन एक्सप्रेशन से संबंधित, हमारे बूलियन अलजेब्रा से संबंधित कौन कौन से रूल हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक टेबल नजर आ रही है। इस टेबल में आपको कुछ लॉज दिए हैं, जैसे कि आइडेंटिटी लॉ, नल लॉ है ना, आइडेम्पोर्टेंट लॉ, इनवर्स लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब्जॉर्प्शन लॉ और डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स थ्योरम अलग से इसका स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। देखिए हमारे जो ऑपरेशन होते हैं बेसिकली वो कई तरह के होते हैं। तो हमारे जो बेसिक गेट होते हैं उनमें हमारे कौन कौन से गेट आते हैं, उसमें हमारे एंड गेट आता है, ठीक है, और गेट आता है और नॉट गेट आता है। कुछ लो आपको यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के 15 लो हमारे हैं जो यहाँ पर आपको समझ में आ रहे हैं। ये सारे के सारे जो लॉ हमारे आते हैं ये कहाँ कहाँ से आए हैं। पहला तो हमारा एंड लॉ, एंड रूल, एंड रूल, और रूल और इन्वर्जन रूल। इसको अलग अलग करके समझेंगे, ठीक है। एंड रूल क्या है, एंड रूल में या तो कंडीशन हो सकती है, मान लीजिए कोई वेरिएबल ए है, इसकी 0 के साथ एंडिंग हो रखी हो, इसकी 1 के साथ एंडिंग हो रखी हो, इसकी ए डॉट ए खुद के साथ ही एंडिंग हो रही हो, या ए डॉट ए का बार हो। ये 4 ही कंडीशन हो सकती है ना। भाई हमें पता हो कि एक वेरिएबल ए है, या तो कंडीशन बनेगी उसकी एंडिंग 0 के साथ हो रखी हो, उसकी एंडिंग 1 के साथ हो रखी हो, या उसकी एंडिंग
उसी के एंडिंग खुद ही के साथ हो रखी हो या उसकी इन्वर्जन के साथ हो रखी हो। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको एंड गेट की टेबल याद हो, नहीं याद है हम यहाँ पर बना देते हैं। तो ये हमारे ए बी और वाई हैं। तो ये ए बी क्या थे, इनपुट, और ये था आउटपुट। तो ये हमारा ऐसे हमारी इसकी टेबल आती थी। यानी एंड गेट में आउटपुट केवल तभी 1 होगा जब दोनों वेरिएबल 1 होंगे। तो यहाँ दिया है a.0, तो आपको पता है एंड की टेबल में यदि कोई एक भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। दूसरी बात, अगर क्या हो a.1, तो इसमें क्या है, अगर कोई एक वेरिएबल 1 है, आप यहाँ पे देखिए इन वाली कंडीशन को, यहाँ पे एक वेरिएबल 1 है लेकिन दूसरा क्या है 0, तो आउटपुट क्या आ रहा है 0। यहाँ भी देखिए एक वेरिएबल 1 है दूसरा 0, तो आउटपुट 0। और इस केस में एक वेरिएबल 1 है दूसरा भी 1 है तो आउटपुट 1। यानी यदि कोई एक वेरिएबल 1 है तो आउटपुट निर्भर करेगा दूसरे वेरिएबल पर। यदि दोनों 1 है तभी आउटपुट 1 आएगा। तो a.1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा a के। बिकॉज अगर यहाँ हम माने 1 डॉट, अगर 0 होता है a की जगह तो क्या आता 0 रिजल्ट, अगर 1 होता a की जगह तो क्या आता 1 ही रिजल्ट आता। यानी हर सूरत में हम देख रहे हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो a के बराबर ही हो जाएगा। इस कंडीशन में देख रहे हैं a डॉट है, यानी दोनों वेरिएबल सेम हो, या तो दोनों 0 होंगे, ये वाली कंडीशन आएगी हमारी, ये वाली कंडीशन आएगी, तो दोनों 0 होंगे या दोनों 1, दोनों 0 तो आउटपुट 0, दोनों 1 तो आउटपुट 1। यानी कि हर हालत में a.a का रिजल्ट क्या आएगा, a ही आएगा। चौथी कंडीशन है दोनों एक दूसरे के इन्वर्जन हो। दोनों एक दूसरे के इन्वर्जन वाली कंडीशन या तो ये आती है या ये आती है। तो इन्वर्जन की जब कंडीशन आ रही है यानी दोनों इनपुट एक दूसरे के विपरीत हैं तो आउटपुट क्या आता है, इसमें 0 आता है। तो ये हमारा हो गया एंड नियम। इसी तरीके से आप और के नियम भी लिख सकते हैं। और के भी बन जाएंगे 0 प्लस a, 0 वो 1 प्लस a प्लस a और a प्लस a का बार। तो अब देखिए a में क्या है, इसमें और में क्या आउटपुट होती है, ये होता है, ये और का आउटपुट ट्रुथ टेबल बना दिया हमने। तो अब देखिए 0 प्लस a की कंडीशन क्या होगी, या तो a 0 होगा या 1। अगर a 0 हुआ तो आउटपुट क्या होगा 0, और अगर a 1 होता है तो आउटपुट 1, यानी आउटपुट विल बी इक्वल टू a। जो a का मान होगा वही हमारा आउटपुट हो जाएगा। 1 प्लस a के केस में तो आप जानते हैं और में यदि कोई एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 ही आएगा। तो यहाँ एक ऑलरेडी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ देखिए a प्लस a यानी दोनों इनपुट समान है, या तो दोनों 0 0 होंगे या दोनों 1 1 होंगे। अगर दोनों 0 0 होंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0, और अगर दोनों 1 1 होंगे तो आउटपुट 1, यानी यहाँ आउटपुट इक्वल्स टू हो जाएगा a के। फोर्थ जो कंडीशन है वो कह रही है a प्लस a का बार, यानी कोई एक 0 होगा एक 1 होगा। और हमें पता है और के इस वाली दोनों कंडीशन के अनुसार यदि कोई भी एक इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगा 1। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो कोई एक तो जरूर 1 होगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1। क्लियर। इन्वर्जन लॉ में क्या होता है कि यदि किसी वेरिएबल का डबल बार दिया है तो वो इज इक्वल्स टू होता है सिंगल बार के। 0 का इन्वर्जन 1 और 1 का इन्वर्जन क्या होता है 0 होता है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इसके अलावा यहाँ काफी सारे रूल्स आप देख पा रहे हैं, दिखाए गए हैं आपको। देखिए यहाँ हमारा रूल नंबर 1 a प्लस 0, ये हमारे और नियम को प्रदर्शित कर रहा है, मैंने आपको बताया। तो a प्लस 0 इक्वल्स टू a के, a प्लस 1 किसके 1 के। फिर ये हमारे दो नियम किसके आ गए, एंड के आ गए। a एंड 0 इज इक्वल्स टू 0, a एंड 1 इज इक्वल्स टू a के। फिर हमारा ये फिर और के नियम आ गए, ये दोनों और के नियम, ये दोनों एंड के नियम। तो मैंने आपको बताए थे कुल मिला के 4 4 8, जो 4 हमारे एंड के नियम हो गए, 4 और के नियम हो गए। तो कुल मिला के 8 नियम जो है ये जो दे रखे हैं यहाँ तक, ये हमारे एंड तथा और के नियम हो गए। बाकी रूल नंबर 9 जो दिया ये दिया है a डैश डैश। तो इन्वर्जन को हम यहाँ तो या तो ऐसे दिखाते हैं बार लगा के, या ऐसे डैश लगा के भी दिखाते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर बार का भी बार है यानी डैश का भी डबल डैश है
तो इजिकल्स टू वो कैंसिल हो जाता है, यानी डबल बार क्या हो जाता है, कैंसिल। ये इन्वर्जन यानी हमारा नॉट गेट का नियम हो गया। फिर आगे हमारा आता है रूल नंबर 10, a प्लस ए बी इजिकल्स टू ए। ये कहाँ से आया, इसको यहां से देख लीजिए, a प्लस ए बी इजिकल्स टू क्या होगा। अब देखिए इन दोनों में a कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस बी, बचा कि नहीं बचा। और हम जानते हैं किसी भी वेरिएबल में यदि a प्लस वन इक्वल्स टू 1 के, तो यहाँ भी b प्लस वन इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 1 के, तो हो जाएगा a डॉट वन इज इक्वल्स टू a। तो हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, a प्लस ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, a के। ठीक है, रूल नंबर 11 भी सिमिलरली यहाँ a प्लस ए बार बी इज इक्वल्स टू किसके हो गया, a के हो गया। ये भी हमारा कहाँ से आया, इसको भी देख लीजिए, a प्लस ए बार बी इज इक्वल्स टू ए के। ठीक, फिर रूल नंबर 12, जब हमने इस तरीके से हमें दो एक्सप्रेशन दे रखे हो a प्लस बी ए प्लस सी, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, a की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो क्या आएगा a, फिर a की मल्टीप्लाई c में करेंगे तो ए सी, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बी सी, तो हमारे पास फॉर्मूला रिजल्टेंट आएगा a प्लस बी सी। फिर तीन जो लॉ हैं जैसे कि हम मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, वो हमारे हैं कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्युलेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। कम्युलेटिव लॉ कहता है यदि हमें कोई एक्सप्रेशन दिया है जिसमें एंडिंग या ऑरिंग हो रखी है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ए और बी लिखा है, ये क्या लिखा है, ए प्लस बी, मतलब ए और बी। तो ए और बी का अगर हम इनकी जगह बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए प्लस बी को बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई एंडिंग दे रखी है, यानी यहाँ पे दिया है ए डॉट बी, यानी ए एंड बी, तो इनका भी हम प्लेस अगर बदल दें, बी डॉट ए लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये हमारे ब्रैकेट से संबंधित है। यहाँ क्या दे रखा है, पहले बी और सी की ऑरिंग हो, फिर उसका जो रिजल्ट आए उसकी ऑरिंग किसके साथ की जाए, ए के साथ की जाए। तो यहाँ हम ऑपरेशन का सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, यहाँ हम ए और बी की ऑरिंग करके सी में उसकी बाद में ऑरिंग कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ ब्रैकेट पहले यहाँ था, अभी हमने यहाँ कर दिया। सेम जो हमारा ये एक्शन है ये एप्लीकेबल है एंड रूल के लिए भी, एंड ऑपरेशंस के लिए भी। फिर हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि जो हमारा बाहर अगर ब्रैकेट के बाहर कोई वेरिएबल दिया है तो उसे अंदर तक हम मल्टीप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी प्लस ए की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी ए सी। तो ये हमारे हो गए सारे नियम जो कि बूलियन अलजेब्रा में यूज किए जाते हैं। यही नियम यहाँ पर भी दे रखे हैं। और एक टेबल आप ये भी देख सकते हैं, जो आपको अच्छी लगती है आप उस टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेबल आप देख सकते हैं, ये भी उसी तरीके से है। तो कॉम्युलेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो आपको पता ही है। आइडेंटिटी लॉ का मतलब है कि जब हमारा वेरिएबल एक हमें मिल जाए, तो अगर ए डॉट वन हो तो ए के, ए प्लस वन हो तो भी हमारा, ये हमारे आइडेंटिटी लॉ में आते हैं। ठीक है, और इसी का डुअल पेयर क्रिएट कर रखा है, ये हमने और के लिए एक्सप्लेन किया। इसी का अगर हम एंड में कन्वर्जन कर दे तो डुअल पेयर हो जाएगा, ये डुअलिटी थ्योरम भी होती है। तो हमारे ए प्लस बी को हमने ए डॉट बी, यानी जो नियम हमारे और के लिए लागू है वही हमारे एंड के लिए भी लागू हो जाएंगे। तो आप कोई भी एक टेबल जो आपको अच्छी लगती है उसका यूज आप कर सकते हैं। ये वैसे बेस्ट टेबल है, इसमें सारे के सारे हमारे 12 प्लस 3 यानी 15 लॉज दे रखे हैं जो सारे एक्सप्लेन हो जाते हैं। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम डी मॉर्गन थ्योरम का भी यूज करते हैं। कौन सी, डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन प्रमेय या डी मॉर्गन थ्योरम।
डी मॉर्गन थ्योरम क्या है और इसका क्या यूज है, देख लेते हैं इसको भी। डी मॉर्गन थ्योरम जो है, डी मॉर्गन थ्योरम का यूज भी बूलियन अलजेब्रा में बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। मैंने आपको टेबल दिखाई थी जिसमें सारे बूलियन अलजेब्रा के रूल लिखे थे, तो उसी में नीचे हमारा डी मॉर्गन थ्योरम के भी हमने कुछ रूल दिखाए थे। डी मॉर्गन थ्योरम जो है इसका यूज भी बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए किया जाता है। ये बूलियन अलजेब्रा में हमारा जहां कॉम्प्लीमेंट वाला एक्सप्रेशन आता है उसको सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। इसके आप इन दोनों जो हमारे पॉइंट हैं इस पर फोकस करेंगे। तो हमारे दो इसके रूल दिखा रहा है ये बेसिकली, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दो दिखाए गए हैं। यानी अगर कोई, इसको मैं ए बी के फॉर्म में लिख दूं, तो ए प्लस बी का अगर होल कॉम्प्लीमेंट दिया है, यानी कोई एक्सप्रेशन है और उसका कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ कोई एक्सप्रेशन है, तो आप देख रहे हैं ये एक्सप्रेशन दो अलग अलग फॉर्मेट में है। एक में क्या हो रखा है, वेरिएबल की ऑरिंग है और एक में वेरिएबल की एंडिंग है, यानी एक में और ऑपरेशन लगाया गया और दूसरे में एंड ऑपरेशन लगाया गया। तो जब हमें किसी कॉम्प्लीमेंट का किसी एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होता है, तब हम डी मॉर्गन थ्योरम का यूज करते हैं। तो डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार यदि कोई एक्सप्रेशन ऑरिंग में दिया गया और उसका हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना हो, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा कि एक तो हम इन वेरिएबल का इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, प्लस जो जो और है, और ऑपरेशन को किससे एक्सचेंज कर देंगे, एंड से। ये हमारी क्या कहलाती है, फर्स्ट थ्योरम। पहली प्रमेय के अनुसार, दो प्रमेय इन्होंने दी। इसी तरह से दूसरी प्रमेय क्या कहती है वो भी देख लेंगे। तो फर्स्ट प्रमेय ये कहती है यदि कोई एक्सप्रेशन किस में दिया है, हमारा ऑरिंग ऑपरेशन में दिया गया और उसका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो, तो उसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू हो जाता है उसके इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट और एंड को, और को किससे चेंज कर दो, एंड ऑपरेशन से। दूसरी थ्योरम जो बताती है वो हमारी बताती है कि यदि कोई ऑपरेशन डॉट फॉर्म में दिया है, यानी एंड फॉर्मेट में दिया है, तो एंड गेट को चेंज कर दो किसमें, और ऑपरेशन में, और इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो ये हमारा पहली जो थ्योरम है उसके अनुसार आप देख रहे हैं प्लस को क्या कर दें, डॉट कर दें और दोनों का अलग अलग बार कर दें। दूसरी थ्योरम के अनुसार आप देख रहे हैं, दूसरी थ्योरम कहती है कि एंड का क्या कर दें, और कर दें, और वेरिएबल्स का इंडिविजुअल बार कर दें। ठीक। दूसरी चीज यहाँ पर एक और चीज आती है जो इन्वर्जन लॉ मैंने बताया था, अगर कहीं पे डबल बार आ जाता है, जैसे ए का डबल बार आ गया या बी का डबल बार आ गया, तो उसे बराबर कर देंगे उसी वेरिएबल के, तो बार से बार कैंसिल हो जाता है। ठीक है। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा वर कॉन्ट्रिब्यूटेड बाय डी मॉर्गन। डी मॉर्गन ये हमारे जो बहुत फेमस एक हमारे साइंटिस्ट रहे जिन्होंने ये इंपॉर्टेंट थ्योरम दी टू सिंप्लीफाई दी बूलियन एक्सप्रेशन, उन्हीं के नाम पे इस थ्योरम का नाम रखा गया। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है किन्हीं वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने के लिए जहां हमें प्रोडक्ट या सम टर्म का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होता है। तो आप देख रहे हैं ये हमारी सम टर्म है, इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, और यहाँ प्रोडक्ट टर्म का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो ये थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम ये कहती है कि यदि कोई एक्सप्रेशन उसमें हमारा और फंक्शन दिया गया है और उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो और को पहले चेंज कर दो एंड में और वेरिएबल्स का इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट कर दो। दूसरा नियम कहता है कि यदि कोई प्रोडक्ट फॉर्म में हमें एक्सप्रेशन दिया है तो प्रोडक्ट को सम में चेंज कर दो, यानी एंड ऑपरेशन को और ऑपरेशन से रिप्लेस कर दो, और वेरिएबल्स का क्या कर दो, इंडिविजुअल बार कर दो। तो ये हमारी दोनों थ्योरम है डी मॉर्गन थ्योरम। क्लियर। और यदि कहीं एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद डबल बार आता है तो उस डबल बार को क्या कर दें, न्यूट्रलाइज कर दें, उसको नेग्लेक्ट कर दें। ठीक है। अब इसका एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि हम किस तरीके से एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले लीजिए, हालांकि आपके इसमें प्रॉब्लम्स है नहीं सिंप्लीफिकेशन की, फिर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है ए बी प्लस ए ब्रैकेट में बी प्लस सी
प्लस बी, बी प्लस सी को सिंप्लीफाई कीजिए। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसे हमें बूलियन एक्सप्रेशन से करना है। हालांकि एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का एक दूसरा मेथड भी होता है जो कि है के मैप, जिसको कार्नोट मैप कहते हैं। तो उसके प्रॉब्लम्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं कि आपको उसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करनी है। इसके नहीं दिए गए तो ज़्यादा नहीं करा रहे, एक हम करा देते हैं बस, ठीक है। इसको नोट डाउन, क्वेश्चन को कीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये जो हमें दिया है प्रोडक्ट दिया है, ये हमारा सम दिया है, ये सम दिया है। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व करते हैं। सॉल्व, ए को अंदर ले जाते हैं तो क्या बन गया ए बी, ये बन गया प्लस ए सी, प्लस ये बन गया बी डॉट बी, और ये बन गया प्लस बी सी। यहाँ हमने क्या लगा दी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, इसकी ए की मल्टीप्लाई अंदर कर दी और बी की मल्टीप्लाई भी अंदर कर दी। अब आप देखिए यहाँ क्या हो गया, बी डॉट बी। तो आपको बताया था एंड नियम से यदि किसी सेम वेरिएबल की मल्टीप्लाई उसी में होती है तो ए डॉट ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ए के हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी सी को एज इट इज लिख देते हैं, ए सी को भी एज इट इज लिख देते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं ए बी की ऑरिंग हो रखी है ए बी में ही, यानी हमने पढ़ा था जब ए की ऑरिंग ए में होती है तो वो बराबर किसके होता है, ए के ही होता है। ये और ऑपरेशन में मैंने आपको भी बताया था कि जब किसी जीरो की ऑरिंग जीरो में होगी तो आंसर जीरो आता है, वन की ऑरिंग वन में होगी तो आंसर वन आता है। इसी तरीके से जब ए की ऑरिंग ए में होगी तो आंसर ए ही आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ए बी की ऑरिंग ए बी में हो रही है तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ देख रहे हैं इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है। तो इसे लिख देंगे ए बी प्लस ए सी प्लस बी और ब्रैकेट में बचा वन प्लस सी, ठीक है। हम जानते हैं वन प्लस सी जो होता है वो इज इक्वल्स टू वन के होता है, बिकॉज किसी भी वेरिएबल की ऑरिंग अगर हम वन के साथ करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वन ही हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी डॉट वन हो गया। तो बी डॉट वन को सीधे बी लिख सकते हैं ना भाई, ए बी प्लस बी प्लस ए सी। तो हम यहाँ देख रहे हैं इन दोनों में बी कॉमन आ रहा है, बी कॉमन ले सकते हैं तो बी कॉमन ले लीजिए। बी कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, ए प्लस वन प्लस ए डॉट सी। तो अभी बताया था किसी भी वेरिएबल की अगर ऑरिंग वन के साथ होती है तो रिजल्ट क्या आता है, वन। तो ये क्या हो जाएगा, बी और ए प्लस वन क्या हो जाएगा, वन के प्लस ए सी। तो ये बी डॉट वन क्या हो गया, बी, क्योंकि बताया था जब भी किसी वेरिएबल की एंडिंग वन के साथ होती है तो रिजल्ट क्या आता है हमारा, ए ही आ जाता है, बी प्लस ए सी। तो ये हमारा क्या आ गया, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया। तो अगर हम देखें हमारा एक्सप्रेशन देखने में कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, जिसमें कितने सारे हमें गेट्स लगाने थे। अगर आप काउंट करें, देखिए एक एंड गेट आपको यहाँ लगाना था, एक और गेट लगाना था, फिर यहाँ पे एक एंड गेट लगाना था, तीन, फिर यहाँ पर आप लगाते हैं इन दोनों के बीच एक ये वाला, चार, फिर आपको यहाँ पे एक लगाना था, पांच, फिर एक यहाँ पे लगाना था, 6 गेट आपको लगाने पड़ रहे थे। आपको कितने गेट की आवश्यकता थी, 6 गेट्स की आवश्यकता थी। एक्सप्रेशन इतना बड़ा था कि आपको सर्किट में 6 गेट लगाने पड़ते। कितने, 1 2 3 4 तो आप और गेट लगाते और एंड गेट लगाते, एक यहाँ, 2 और 3, 7 लगते टोटल। तो टोटल 7 गेट्स हमारे लगते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हमें 4 और गेट लगाने पड़ते और 3 हमें एंड गेट लगाने पड़ते, जब जाके हमारा सर्किट तैयार होता है। लेकिन जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमें एक क्या लगाना पड़ेगा, और गेट, और एक केवल क्या लगाना पड़ेगा, एंड गेट। तो कितने गेट लगाने पड़े, केवल 2 गेट्स लगाने पड़े।
जबकि पहले कितने गेट्स लगाने पड़ रहे थे, 7 गेट्स। तो हम क्या करते हैं, जब बूलियन अलजेब्रा की हेल्प से लॉजिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं, तो लॉजिक एक्सप्रेशन में जितना छोटा एक्सप्रेशन आपका होगा, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जितने रिड्यूस हो जाएंगे, हमारा जो सर्किट इससे बनकर तैयार होगा वो उतना ही सिंप्लीफाई होगा। इसलिए लॉजिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना बेहद ही जरूरी होता है, और लॉजिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इन बूलियन अलजेब्रा लॉज का यूज करते हैं। हालांकि ये जो मेथड है ये थोड़ा लेंथी मेथड है, जब हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तब इस विधि से उनका सिंप्लीफिकेशन आसान नहीं होता, लंबा प्रोसेस हो जाता है। प्लस यदि आप किसी एक स्टेप में गलती कर जाते हो तो आपका पूरा रिजल्ट ही गलत आ जाता है। यानी बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने का जो मेथड है ये ज़्यादा एरर प्रोन है, यानी इसमें ज़्यादा गलतियां होने की संभावना रहती है। प्लस एक्यूरेसी भी, सटीकता जो है रिजल्ट की वो उतनी अच्छी नहीं होती, यानी रिलायबल मेथड नहीं है, विश्वसनीय विधि नहीं है, इसलिए इसका यूज हम बहुत कम करते हैं। तो प्रैक्टिकली जब हम लॉजिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए के मैप मेथड का यूज किया जाता है। तो के मैप मेथड हम आपको बाद में कराएंगे। तो फिलहाल आज की क्लास बच्चों यहीं पे एंड करते हैं। जब तक के लिए जितना आपको कराया जा रहा है उसका आप रिवीजन करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।